नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एल मुरुगन के आवास पर पोंगल उत्सव में लिया हिस्सा। त्योहार को बताया प्रकृति, परिवार और समाज के बीच सौहार्दपूर्ण संतुलन बनाए रखने का पर्व। भाजपा ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथों, कहा पीएम मोदी तमिल भाषा के प्रति अत्यंत संवेदनशील। कांग्रेस करती है झूठी और ओछी राजनीति। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी। सुकमा में 29 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मुख्यधारा में लौटने का किया फैसला। थाईलैंड में चलती ट्रेन पर कंस्ट्रक्शन क्रेन गिरने से हुआ बड़ा हादसा। 19 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच जारी। न्यूजीलैंड के 150 रन पर ही गिरे 4 विकेट। कप्तान गिल ने लगाया अर्धशतक। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोंगल अब वैश्विक पर्व बन गया है और तमिल संस्कृति देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साझा विरासत है। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में हिस्सा लिया और कहा कि पिछले साल उन्हें तमिल संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला, जो न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की साझा विरासत है। वाळगा तमिल, वळगा भारतम। आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल पर्व को प्रकृति के प्रति प्रेम का त्योहार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की मिशन लाइफ, अमृत सरोवर, एक पेड़ मां के नाम जैसी योजनाएं इस पर्व की ही मूल भावना को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं।
आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद के नारनपुरा में उत्तरायण पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पतंगबाजी भी की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के हालिया बयान को आधारहीन और मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि उसका तथ्यों और सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमिल आवाज़ों को दबाने का आरोप लगाया, जबकि पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी ने तमिल भाषा, संस्कृति और सभ्यता की विरासत के प्रति सबसे अधिक सम्मान और संवेदनशीलता दिखाई है। राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक पर्यटन पे तमिलनाडु गए थे और वहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तमिल आवाज को दबाने का काम करते हैं। आप राजनीति से इस हद तक प्रेरित होकर के ऐसी तर्कहीन और बेबुनियाद बयानबाजी करेंगे, इसका जवाब देना अत्यंत ही आवश्यक है। हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब तमिल भाषा और तमिल सम्मान और तमिल अस्मिता की संवेदनशीलता भारत के सीमाओं के अंदर ही नहीं, वैश्विक मंचों पे, इवन एट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, यूनाइटेड नेशंस हो, G20 का मंच हो, हर वैश्विक मंचों पे सम्मान संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल अस्मिता का प्रतिनिधित्व मजबूती से करने का काम किया है। गुरु प्रकाश पासवान ने राहुल गांधी पर बिहार में जाति के नाम पर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी जाति, कभी क्षेत्र और कभी अस्मिता के नाम पर राजनीतिक तांडव करते रहते हैं, जो उनकी अत्यंत असंवेदनशील सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी जैसे नेता जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है, बिहार में जाते हैं तो बिहार में एक जाति के नाम पे उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल अस्मिता के नाम पे एक नकारात्मक राजनीति। ही इज अ परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल एंड अ केस स्टडी ऑफ सेपरेटिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ अपनी बैठक के बाद एक रहस्यमयी पोस्ट साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में कहा कि भले ही प्रयास विफल हो जाएं, लेकिन प्रार्थना विफल नहीं होती। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम मंगलवार का है, जब राहुल गांधी तमिलनाडु के गुडलूर दौरे के दौरान मैसूरू पहुंचे थे। दोपहर करीब 2 बजे राहुल गांधी विशेष विमान से मैसूर हवाई अड्डे पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने उनका स्वागत किया। तीनों नेता कुछ ही मिनट साथ रहे और इसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से गुडलूर के लिए रवाना हो गए। हालांकि असली सियासी संकेत तब मिले जब राहुल गांधी दिल्ली लौटने से पहले तय समय से पहले मैसूर वापस पहुंचे। इस दौरान DK शिवकुमार हवाई अड्डे पर पहले से मौजूद थे और रनवे के पास राहुल गांधी और पूर्व AICC प्रमुख के बीच करीब 3 मिनट तक आमने सामने बातचीत हुई। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किसी भी राजनीतिक चर्चा से इनकार किया है। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व की इस संक्षिप्त मुलाकात और शिवकुमार की रहस्यमयी पोस्ट ने कर्नाटक की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम पुलिस ने हाल ही में 4 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है और बुधवार रात को उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार वापस भेज दिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इन अवैध घुसपैठियों की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि राज्य में सीमा सुरक्षा मजबूत रखने और असम की संस्कृति व आबादी की रक्षा के लिए ऐसे ऑपरेशन नियमित रूप से किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने इसे असम की पुशबैक संस्कृति का हिस्सा बताया और कहा कि अवैध घुसपैठियों को वापस भेजकर राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। और आइए अब बात करेंगे उस भौगोलिक इलाके की जो भारत की एकता, सुरक्षा और संपर्क की जीवन रेखा है, चिकन नेक। ये वो इलाका है जो हाल के दिनों में देश की सुरक्षा और राजनीति के केंद्र बिंदु में है। दरअसल ये इलाका भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाला एक बेहद संकीर्ण रास्ता है। यही वजह है कि यह इलाका रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। जुलाई 2024 से ही बांग्लादेश का एक तबका रोजाना भारत को धमकी दे रहा है कि वो इस चिकन नेक को काटकर भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को अलग कर देगा, जिसमें सिलीगुड़ी से पश्चिम बंगाल का बड़ा हिस्सा शामिल है। बांग्लादेश की दूसरी तरफ इसे टेंटुलिया कहा जाता है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच एक कॉरिडोर बनाने की योजना थी ताकि कई दूरियों को कम किया जा सके, जो अब निलंबित है। जिसके बाद बांग्लादेश के कुछ भारत विरोधी तत्व और भारत में शर्जील इमाम जैसे लोग इस इलाके को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जो चिंता को बढ़ा रहा है। तो रणनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से चिकन नेक की अहमियत तो आपने जान ली है, लेकिन ये इलाका कहाँ है और कैसा है ये भी आपको बता देते हैं। ये जगह पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में है। इसके एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ बिहार और थोड़ा आगे नेपाल है। सबसे संकरी जगह पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाती है। नक्शे में यह इलाका बिल्कुल चिकन की गर्दन जैसा दिखता है, इसलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। आप बोलचाल में इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कह सकते हैं, क्योंकि आम भाषा में इसको कहा जाता है। हालांकि सिलीगुड़ी शहर से यह इलाका करीब 60 किलोमीटर दूर है। अगर इस रास्ते पर कोई खतरा आता है तो भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा देश के बाकी हिस्से से कट सकता है। यही कारण है कि इस इलाके को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रणनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India. यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India. टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ के गोगुंडा में 29 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। ये आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पूना मार्गेम आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत हुआ। वहीं इलाके में सुरक्षा बलों की सक्रियता और लगातार सर्च ऑपरेशन के चलते माओवादी गतिविधियां सीमित हुईं और कैडर हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। समर्पण करने वाले कैडरों को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि सहित अन्य सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वो समाज की मुख्यधारा में शांतिपूर्ण जीवन जी सके। वहीं मामले पर एसपी सुकमा किरण चौहान ने बताया कि ये कदम नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटाने और क्षेत्र को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम है। द्वारा जो लगातार कैंप खोले गए, इसके अलावा जो नक्सली अभियान चलाए गए हैं, उसी से प्रभावित होकर ग्राम गोगुंडा में 74 बटालियन द्वारा जो कैंप लगाया गया, उसके बाद जो प्रभाव वहां जनरेट हुआ, उससे दबाव बनकर 29 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। ये जो 29 नक्सली है, ये जो नक्सलियों के जो गांव में जो संगठन रहते हैं, जैसे डीएकेएमएस, मिलिशिया, जीआरडी, बाला संगठन, उसके अलावा डीएकेएमएस, ऐसे जो अनेक अग्र संगठन है, उसके ये सदस्य हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारत में हाथ से सिलकर तैयार हुए पारंपरिक जहाज INSV कौंडिन्य 18 दिन की समुद्री यात्रा पूरी कर ओमान के मस्कट पहुंच गया है। जहाज पर कमांडर विकास शोराण के नेतृत्व में 16 सदस्यीय क्रू मेंबर्स सवार थे।
कौंडिन्य 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए रवाना हुआ था। ये यात्रा भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को जीवंत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। उन्हीं के नाम पर जहाज का नाम रखा गया। ये जहाज अजंता की गुफाओं में चित्रित 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक जहाज पर आधारित है। इस अवसर पर भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत के समुद्री क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो ट्रैफिक में 52% की वृद्धि हुई है, जो 1594 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India's maritime sector has undergone a historic transformation. Cargo traffic at major port have increased by 52%, reaching over 1,594 million metric ton. Cargo moves through inland waterways has registered a remarkable 700% growth, and the number of operational waterways has expanded tenfold from just 3 to 32. The strength of Indian seafarers has doubled, now crossing 3.2 lakhs. In the cruise tourism sector has grown 4 times. हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने ओमान में रह रहे एक भारतीय से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। अलकेश जी इस समय हमारे साथ हैं, जो खुद पोरबंदर से हैं। अलकेश जी, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? एक पुराना रूट और एक पुराना तरीका, क्योंकि जहाज में ना इंजन है, ना कोई मशीन है, ना कोई कील है और ना कोई लोहा है। तो पुराने जमाने की एक तरीके से याद दिला दी और ये बताया कि भारत और ओमान के रिश्ते किस तरह के हैं। अगर हम देखें कि ये जो रिश्ता भारत और ओमान का रिश्ता है, ये अभी पीएम मोदी जी के आने से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। तो ये जो पूरा जो आयोजन है, जो संजीव सान्याल जी का जो आइडिया था कि एक ऐसा बोट लाया जाए जो 1500 साल पहले चलता था विदाउट एनी नेल्स और स्टील, तो पूरा वुड से बना हुआ। करंट चैलेंजेस जो है कि आजकल जो नेविगेशन टेक्निक्स जो है, नेविगेशन टूल्स है, वो सब कुछ भी नहीं है उसमें, और उसको वेंचर आउट करना बहुत बड़ा उपलब्धि का काम है। इट हेल्प्स एस्टैब्लिश कल्चरल टाइज विद ओमान एंड इंडिया। आप खुद पोरबंदर से हैं और पोरबंदर से ही मस्कट के लिए ये यात्रा है, तो आपके लिए कितना कह सकते हैं कि टची है ये यात्रा? और ख़ासतौर से जब हम ये जानते हैं कि गुजरात से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ओमान पहुंचे, कारोबार करने भी पहुंचे और आज भी कारोबारी हैं बहुत बड़ी। अगर देखें तो उसका जो जोग्राफिक लोकेशन है पोरबंदर का, वहाँ से सीधी लकीर खींचेंगे आप तो ओमान का सूर का पोर्ट लैंड होता है। सो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि उस ज़माने में 1500 साल पहले वहाँ से जो ट्रेड होता था बिटवीन पोरबंदर एंड ओमान यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये आपने देखा कि किस तरह का कनेक्ट है भारत और ओमान का, और ये रिश्ता वर्तमान में ही नहीं है, सदियों पुराना भी है, और इन रिश्तों को नई ऊंचाई इस यात्रा से भी मिलेगी। और भारतीय नौसेना का ये प्रयास और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश जो लगातार भारत और ओमान की दोस्ती को और ज़्यादा गहरा कर रही है। कैमरामैन शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। 10वें सशस्त्र सेना वेटरन्स डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और सेवारत जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका बलिदान भारत की सीमाओं की जीवित ढाल है। ये दिवस भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की स्मृति में मनाया जाता है, जो 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान भारतीय शांति सेना IPKF के बलिदान को याद करते हुए कहा कि मोदी सरकार इन बलिदानों को पूरी तरह स्वीकार करती है और उनका सम्मान करती है। राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए 1 रैंक 1 पेंशन, OROP, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। इस अवसर पर उन्होंने सेना, नौसेना और वायुसेना पर आधारित 3 पत्रिकाओं का विमोचन भी किया। आप
ऑपरेशन पवन में भाग लेने वाले शांति सैनिकों के योगदान को न केवल खुले मन से स्वीकार कर रही है, बल्कि उनके योगदान को हर स्तर पर रिकॉग्नाइज करने की प्रक्रिया भी चल रही है। लंबे समय से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को सरकार ने पूरी ईमानदारी से साकार किया है। हमने उस असमानता को खत्म करने का प्रयास किया है जिसे हमारे वेटरन्स वर्षों से महसूस कर रहे थे। इस व्यवस्था को लागू होने से वेटरन के जीवन में न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, बल्कि यह भरोसा भी मजबूत हुआ है, देश उनके साथ न्याय करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक समारोह के दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑस्ट्रिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। इस अवसर पर त्रिनिदाद और टोबैगो के उच्चायुक्त चंद्रदत्त सिंह, ऑस्ट्रिया गणराज्य के राजदूत डॉक्टर रॉबर्ट जीशक और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति को अपने अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में परिचय पत्र सौंपे। भारत की ऊर्जा व्यवस्था में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। साल 2025 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में लगभग 3% की गिरावट हुई है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में 22% से अधिक की सालाना बढ़ोतरी ने देश के ऊर्जा मिश्रण में नई दिशा की शुरुआत की है। इसी परिवर्तन पर एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत ने 2025 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछले कई दशकों में लगातार बढ़ोतरी के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ये गिरावट स्वच्छ ऊर्जा, सौर, पवन और जल ऊर्जा की तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी के कारण सामने आई है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन साल दर साल करीब 22% बढ़ा है, जिससे कोयला आधारित उत्पादन में भी कमी का दबाव बना है। पीक लोड में सौर ऊर्जा की बड़े पैमाने की सप्लाई हुई है। ऊर्जा मिश्रण में बदलाव से कोयले की हिस्सेदारी घटी है, जिसके कारण 2030 के 500 गीगावाट गैर जीवाश्म लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। ये रुझान दर्शाता है कि देश का ऊर्जा मिश्रण तेजी से बदल रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा पीक डिमांड के समय भी निर्णायक भूमिका निभा रही है। सौर ऊर्जा द्वारा 60 गीगावाट तक की आपूर्ति ने थर्मल स्रोतों के संतुलित संयोजन में भी मदद की है। साथ ही ऊर्जा मांग के पैटर्न में बदलाव हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती भागीदारी से कोयला उत्पादन पर दबाव में कमी आई है। इस बदलाव के बीच कोयले का कुशल उपयोग, स्वच्छ तकनीक में निवेश और लागत नियंत्रण बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे और भारत 2030 के 500 गीगावाट गैर जीवाश्म लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ता रहे। निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। ईरान में बढ़ती अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल ईरान छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा कि नागरिकों को उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से जल्द ईरान छोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। भारतीय दूतावास द्वारा जारी की गई सलाह में कहा गया है कि सुरक्षा स्थिति में निरंतर बदलाव हो रहा है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को ईरान से तुरंत निकलने की सलाह दी जाती है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को उन सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखने की सलाह दी है जिनकी ज़रूरत उड़ान के लिए हो सकती है। दूतावास ने 2 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी किए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे सीरीज का दूसरा मैच राजकोट स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। ताज़ा समाचार लिखे जाने तक भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 208 रन बना लिए हैं। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा क्रीज पर हैं। भारत का पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में 24 रन पर कैच आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल 26 रन बनाकर आउट हुए। उप कप्तान श्रेयस अय्यर 8, विराट कोहली 24 रन बनाकर पैविलियन लौटे। पहले मैच में चोटिल हुए वॉशिंगटन सुंदर सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह प्लेइंग 11 में ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है। टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। अगर भारत आज जीतता है तो वो सीरीज भी जीत लेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।